रशिया और भारत आज से नहीं एलाइज हैं, ये 76 साल से एलाइज हैं। और रशिया ने हमें तब तब सपोर्ट करा है जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक परिपेक्ष है। और कॉन्टेक्स्ट ये है राहुल कि जैसे इस वक्त हम देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ये कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं मैं कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। चलो ठीक है, तो इससे दो तीन सवाल उभरते हैं। पहली चीज, प्रूफ की जो सब दुनिया मांग रही है, जाहिर सी बात है आप लांछन लगाएंगे तो लोग बोलेंगे साहब सबूत क्या है, सबूत तो दे नहीं रहा। और जो कह रहा है, जो सबूत है मेरे पास, जो ट्रूडो कह रहा है, वो दिया है अमेरिका ने। फाइव आइज क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यही सब तो मुल्क मिला के, न्यूजीलैंड वगैरह, यही सब तो फाइव आइज में है। अब ये मुल्क तो भारत के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे। और ये कह रहे थे कि साहब ये तो इंडिया की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी इज द इंडियन सेंचुरी, और एशिया का टाइगर इंडिया है, फलाना ढिमकाम, ये करेंगे, कर भी रहे। जो पुतिन ने बात बोली है ना, पुतिन ये बेचारा पुराना सांप का काटा हुआ है। पुतिन ये पुराना खिलाड़ी है, इसको पता है कि वेस्ट की जो नब्ज हैं ये कहां पे हैं, इसको पता है। और वेस्ट क्यों कर रहा है, देखिए बात यह है कि भारत अब वो जो टेबल है ना जिसपे बड़े बड़े गोरे देश बैठते हैं, अमीर देश बैठते हैं, भारत ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा तोड़ा। भारत कह रहा है कि मेरे लिए भी थाली लगाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। और ये जो नया ऑर्डर बना है वर्ल्ड में, इससे वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं है। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी, लीग ऑफ नेशंस पहले हुआ करते थे, फिर यूनाइटेड नेशंस बनी और ये सब बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने एक पावर स्ट्रक्चर तय करा और आपने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक हार्ड पावर का स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर आपके रशिया भी होगा, चीन भी होगा, इंग्लैंड भी होगा, फ्रांस भी होगा, अमेरिका भी होगा। भारत नहीं होगा उसके अंदर, जो भी कारण थे, नेहरू जी की जो भी उस समय पॉलिसी रही होगी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ये जो पूरा एक पावर स्ट्रक्चर है, अब इस पावर स्ट्रक्चर को नए नए लोग, देखिए ना, सब कुछ बदल गया। 1990, 1991, 92 में भारत ने आखिरी बार आईएमएफ से लोन लिया। भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक करी, आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी जी का कहना है कि 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। आपकी जो फौजें हैं वो भी मजबूत हो रही हैं, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। और एक ऐसी इकोनॉमी जिसको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि 0% चांस ऑफ रिसेशन है। मैक्सिमम यूके का है 75%, इंडिया का 0% चांस ऑफ रिसेशन। अब इसका मतलब जब भारत यह कहता है कि मुझे तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुर्सी दो, परमानेंट मेंबरशिप दो, भारत कहता है कि G7 भारत के बिना कैसा है, इट मेक्स नो सेंस। तो लोग ये कहते हैं कि यार जिस स्ट्रक्चर में हम लोग यूज टू थे, जिस स्ट्रक्चर में हमारी पूरी गुंडागर्दी चलती थी, भारत उस स्ट्रक्चर को हिला रहा है। रूस को कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस को भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है, अमेरिका, ठीक है, G7 के और देश, इनको दिक्कत है कि ये आदमी कैसे आ गया। और G7 में सारे गोरे देश हैं बॉस, बाय द वे। तो ये काले पीले भूरे लोग कहां से आ गए जो कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, तुमसे ज्यादा कुव्वत हमारे पास है, तुमसे ज्यादा लीडरशिप हमारे पास है, तुमसे ज्यादा इकोनॉमी हमारे पास है, तुमसे ज्यादा डिप्लोमेसी हमारे पास है। पुतिन यही कहना चाहता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राहुल, ये इस्तेमाल करते हैं छोटी चीज। न्यूज क्लिक पे रेड हुई, न्यूज क्लिक का कोई नाम नहीं जानता था ना, आपने मैं किसी ने नाम नहीं सुना था इसका। वो नेविल रॉय सिंघम का फिर आया, फिर लोगों, न्यूज क्लिप का ऐप किसके पास है, ना आपके पास ना हमारे पास, ना कोई ऐसे कोई वो है, कोई बहुत बड़ी कोई तीसमार खान कोई न्यूज एजेंसी है या कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको क्या कर दिया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जर्नलिज्म खतरे में है, मीडिया खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। और ये सब अमेरिका और वेस्ट से आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें क्या हैं, ये आवाजें वही हैं कि भारत दौड़ रहा है, भारत को अड़ंगी मार दो, औकात में रहो, हमारे नीचे रहो, खुश रहोगे, बाप बनने की कोशिश मत करो। ये वेस्ट भारत को कह रहा है, और भारत कह रहा है कि हम ऑलरेडी तुम्हारे बाप हैं, तुम कबूल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन कबूल करोगे कि अब जिसको तुम लड़का समझते थे वो तुम्हारा बाप बन चुका है। ये स्टोरी है पूरी। देखिए, जो आप फॉरेन डेट की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक बोरोइंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का इतना डेट बढ़ गया और ये हो गया, देखिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है, वो भारत नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से, अपनी नस्लों से, पाकिस्तानी झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, यहूदी की साजिश और हिंदू की साजिश।
किसी के पास वक्त है भिखारियों के साथ साजिश करने का? आप बोलो कि सोचो, एक बंदा है जो रेडी पे फल बेच रहा है, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी बैठ के उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने सुना है कभी जिंदगी में ऐसा कि वो रेडी वाले के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि ये सेब कितने रुपए किलो बेचता है, हम 2 रुपए कम बेचेंगे, हम इसका धंधा चौपट कर देंगे? इट्स नॉट लाइक। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में एक कमजोरी है, एक बीमारी है इनकी, दिमागी बीमारी है इनकी। देखिए, ये अपनी इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सकते पाकिस्तानी, ये अपनी डिप्लोमेसी मैनेज नहीं, ये अपनी पॉलिटिक्स मैनेज नहीं कर सकते, ये अपना देश, ये कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। ये सिर्फ लालची नहीं है राहुल, या तो हम कहते हैं कि इनके जो लीडर हैं वो लालची हैं, ये नालायक भी हैं। दे आर ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट। ये करप्ट तो हैं, ये इनकॉम्पिटेंट, इनको नहीं आता, इनके बस का नहीं है। ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनको गुलाब का फूल हाथ में पकड़ा देना, इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियां नोच के जमीन पे फेंक देंगे और कांटों के साथ खेलेंगे। उस टाइप के लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक बोरोइंग है, ये फॉरेन बोरोइंग है, डोमेस्टिक बोरोइंग है, किसी भी प्रकार की जो बोरोइंग पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता क्या है उस बोरोइंग का? पाकिस्तान उस बोरोइंग का एसेंशियली क्या करता है कि उससे पैसा लेगा और जो ईएमआई देते हैं ना, जैसे हम लोग, आप लोग ईएमआई की भाषा बोलते हैं, जैसे कि हमने मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ईएमआई पूरी करने के लिए भी उसको लोन चाहिए। तो इट इज कॉट इन द सर्कुलर डेट। एक डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है और उसके ऊपर से पाकिस्तान को कश्मीर भी करना है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान कहता है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं तो पाकिस्तानियों को कहता हूं कि तुम अगले 50 साल तक कश्मीर ऐसी, जिन्ना ने बोला था शाहरग है, जगलर वेन होती है ना जो गले में, जगलर वेन, जिन्ना ने बोला था कि कश्मीर तुम्हारी शाहरग है। पाकिस्तानियों को बोला था कि तुम्हें लेना जरूरी है, अगर भारत के हाथ में रह गया तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी शाहरग है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं नहीं, तुम्हारी शाहरग नहीं है, ये ऐसी हड्डी है जो तुम्हारे गले में फंस गई है। अब ना कश्मीर तुमसे निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अगर कश्मीर को निकाल के फेंक दोगे तो जो लोग हैं जिनके दिमाग में, जहनों में तुमने जहर डाला था कि हिंदू काबिज हो जाएगा और हिंदू मार देगा, हिंदू साजिश करता है, वो पाकिस्तान की जनता उसको खा जाएगी। और अगर ये कश्मीर करते रहे तो जो आपने अभी पब्लिक डेट की बात करी है ना, ये भी 100 ट्रिलियन की होने वाली है। ये 10 साल के अंदर 100 ट्रिलियन की हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई इंडस्ट्री थोड़ा, दिमाग थोड़ा ना इनके पास कि सॉफ्टवेयर बना लें। पूरा मुल्क पबजी खेल रहा है इनका, पूरा मुल्क इनका टिकटॉक पे लगा हुआ है। टैलेंट जीरो है, जज्बा बड़ा है। अब जिस पाकिस्तानी से बोलो वो कहता साहब हम जज्बे वाली कौम है। जज्बे से ये अंडा नहीं बना सकते। इनके पास जो भी जज्बा होगा, पता नहीं कौन सी फिक्टिशियस जज्बे की बात करते हैं, आज तक इन्होंने उस जज्बे से हासिल क्या कर लिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सब जज्बे वाली कौम है लेकिन भीख मांगते हैं, जज्बे वाली कौम है लेकिन भूखे सोते हैं, जज्बे वाली कौम है लेकिन एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, ठीक है, जज्बे वाली कौम है लेकिन एक दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ते हैं, जज्बे वाली कौम है लेकिन हर एयरपोर्ट पे जलील होते हैं। फिर इस जज्बे का क्या क्या हलवा बना के खाना है जज्बे का? तो ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहा है पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। और मैं फिर पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं कि एक बार फिर नारा बुलंद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लगे रहो बेटा, मैं कह रहा हूं कश्मीर ऐसी हड्डी है जो इनके गले में फंस गई है। अब इनका चेहरा नीला पड़ रहा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कश्मीर का करें क्या, और कहते रहो कश्मीर कश्मीर। आई लव दिस। देखिए राहुल, उसका नाम ही जलील है, कितना और जलील होगा ये आदमी, जलील अब्बास जिलानी। अब सोचो, ये कह रहा है कि हमने अफगान जो लोग हैं उनको हमने निकाल दिया। वो अंदर क्यों आए थे? वो अंदर इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलों ने अमेरिका से पैसे लिए थे 1979 के बाद। जियाउल हक ने पैसे खाए, राइट? हमीद गुल जो आईएसआई का चीफ था, उसने पैसे खाए। इनकी सारी फौज ने अमेरिकन से पैसे खाए, ठीक है, पैसे खा लिए। पैसे खाने के बाद अपने मदरसों में इन लोगों ने जो दीनी तालीम थी, यानी रिलीजियस कुरानिक स्टडीज थी, उसके अलावा इनको जिहाद पढ़ाया बच्चों को, 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद पढ़ाया, उनके हाथ में कालिशनिकोव दी और बोला कि बेटा तुम जाओ और अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद लड़ो। तो उन्होंने जिहाद लड़ा। अच्छा, रूस 89 में वापस चला गया। अच्छा, जो पूरी नस्ल आपने कालिशनिकोव और रॉकेट लॉन्चर RPG-7 हाथ में जिनके दी थी, अब पाकिस्तान अचानक ये चाह रहा था कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्यों नहीं बने यार ये जो है लोग, है ना, ये कॉर्पोरेट के हेड क्यों नहीं बने, फॉर्च्यून 500 कंपनी के अरे उसकी पूरी तालीम कलमे वाली उंगली पे है। मदरसे में ये सिखाया गया था, कलमे वाली उंगली, ठा ठा, काफिरों को मारो, ठा ठा। उसने जब सीखा ही ठाठा है, अब तुम्हारा मुल्क ठाठा हो गया। अब इनको भारी लगने लगे ये अफगान।
अब इनको भारी लगने लगे। जब तक ये अफगानों को भेज रहे थे कश्मीर में जिहाद के लिए, अफगान इनके मुसलमान भाई थे। जब तक यही अफगान अमेरिकन फोर्सेस से लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तब तक ये अफगान भाई थे। ये खुजली क्यों हो रही है पाकिस्तान को अभी पिछले 2 साल से? पता है क्यों खुजली हो रही है? ऐसी बात नहीं कि अटैक अभी अभी हुआ, अटैक तो इनके यहां कब से हो रहे हैं। ये अभी नए अटैक नहीं है। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले इनको अमेरिकन से पैसा मिलता था। अमेरिकन चले गए 1.5 साल पहले अफगानिस्तान से। अमेरिकन ने हाथ जोड़ा, बोला जय हिंद, हम जा रहे हैं भैया। अमेरिकन निकल लिए, अचानक रातों रात अमेरिकन गायब हो गए। अब जब तक अमेरिकन थे इनको पैसा दे रहे थे, क्योंकि इनके थ्रू इनका सामान वामान सब आ रहा था ना। बिन कासिम पोर्ट कराची से पूरा सामान तोरखम गेट से अंदर पूरा इनका पूरा ड्रामा चल रहा था लॉजिस्टिक्स का। वो अमेरिकन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बंद कर दिया। अब अचानक जिन अफगानियों के नाम पे इन्होंने अरबों डॉलर कमाए, वो अफगानी अब इनको बोझ लगने लगे हैं। और भाई तुमने बच्चे को जब सिखाया, क्या इनकी आईएसआई ने सुसाइड बॉम्बर तैयार करे। अब सुसाइड बॉम्बर का धर्म क्या है? उसका धर्म है फटना। वो तो फटेगा कहीं ना कहीं। अब वो फट गया, ये कह रहे हैं कि यार तुम फटते क्यों? वो कह रहा भाईजान तुमने सिखाया मुझे जब 12 साल का था, तुमने बोला कि ये बटन दबाओ तुम फट जाओगे, वहां पे 72 उरें मिलेंगी। अब वो 72 उरों के चक्कर में ढूंढ रहा है। अब अमेरिकन तो है नहीं, पहले अमेरिकन के बीच में जाके फटता था। अमेरिकन वहां पे निकल लिए, वो चला गया अपना टेक्सास चला गया, कोई वॉशिंगटन चला गया, वो बैठ के स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है वहां पे। वो कह रहा है मुझे अफगानिस्तान से क्या लेना देना, 20 साल मत मारी, 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करे, वो वापस चला गया। पर जिस बच्चे को आपने तैयार करा था फटने के लिए, जिस नौजवान को आपने सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, फटने के लिए तैयार करा था, वो तो कह रहा है कि मैं, अब देखो जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो नौकरी ढूंढता है ना उसके बाद, तो वो भी तो सुसाइड बॉम्बर नौकरी ढूंढ रहा है अपनी। उसने इनका ग्रेजुएशन कराया, अब वो कहता है कि अब वो पाकिस्तान की सड़कों में फट रहा है। अब इनको बुरा लग रहा है कि क्यों फट रहा है वहां पे। ये बात नहीं यार, मैं तो एक बात बता रहा हूं, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। ये झूठ भी बोल देते हैं ना। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने पहली बार सोनिक बूम हुआ है वहां पे? क्या पहली बार साउंड बैरियर ब्रेक करा है उन्होंने कि पूरे बावले हो गए? क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, वहां पे दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है वहां पे, हूटर बजा बजा के लोग पीछे दौड़ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सोनिक बूम तो हवा में होती है। साउंड बैरियर आप 20,000 फुट 30,000 फुट पे जा रहे हैं, अपना ठक से आपने हुआ बूम से साउंड आया, ठीक है 15-20 किलोमीटर तक उसकी आवाज आती है, नो डाउट। लेकिन ये कुछ और हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट बगल में था उसके, डेरा गाजी खान में उसके बेसिकली यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, पाकिस्तानी फौज के ना यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं और वॉरहेड्स वगैरह हैं। वहां पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, वहां पे धमाका हुआ है। असली बात तो पाकिस्तान की पता नहीं बाद में ही पता लगेगी। सच तो बोलते नहीं ये लोग पाकिस्तानी, एज अ कॉम ये सच बोलना ठीक नहीं समझते। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं राहुल, ये कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोनिक बूम इज नॉट सच अ बिग थिंग। अगर सोनिक बूम आपकी हवा में हो रही है 20-30,000 फुट पे, तो आप जमीन पे एम्बुलेंस क्यों दौड़ रही हैं आपके? और क्या ये पाकिस्तानियों को नहीं पता कि यहां से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, यहाँ पे सॉर्टी होती है? पहली बार सोनिक बूम सुन रहे हैं कि सब बावले हो गए। कोई कुछ नहीं कह रहा, कमिश्नर ने बोल दिया। कमिश्नर तो सिविलियन है तुम्हारा, उसको क्या पता? उसको किसी ने स्टोरी समझाई है कि कमिश्नर साहब मुंह बंद रखना अपना, और जब कुछ ज्यादा वहां पे लिबर लिबर मत करना, बोल देना सोनिक बूम है, कहानी खत्म। तो वही स्टोरी सुना रहा है वो वहां पे। देखिए ऐसा था कि ईरान जो था वो हूथी रेबल्स में, वो उनका लड़ाई चल रही ना हूथी रेबल्स की, तो ईरान भेज रहा था फिशिंग बोट्स में, मछली मारने वाली नाव के अंदर वो, तो वो अमेरिकन ने पकड़ लिया और वो अमेरिकन ने डाइवर्ट कर दिया यूक्रेन को। अब कहां तक ये चलेगा, कहां तक वेपन सप्लाई करेंगे? देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, धीरे धीरे इन देशों में प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, कनाडा में तो शुरू हो गया, जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती कर रहे हैं लोग, सड़क पे बेइज्जती कर रहे हैं उसकी। तो धीरे धीरे हुआ क्या है कि लोग ये सब जो बातें हैं ना कि यूक्रेन की आज़ादी की जंग होगी और हम सब यूक्रेन के साथ, ये तभी तक लगता है जब शाम को जब आप घर जाएं और आपके टेबल पर खाना लगा हो। खाना लगा है, आप गए आराम से, पानी वानी पिया, परिवार वालों के साथ, माँ बाप के साथ बैठे, बीवी बच्चों के साथ खेले, टीवी आपने ऑन करा, वहां पे डिबेट चल रही है, फिर आपने बोला कि नहीं यूक्रेन में लड़ाई होनी चाहिए। ये सब ये तब तक ठीक लगता है। अब वो घर पहुंचा कैनेडियन, ठीक है, थाली पे खाना ही नहीं है, ब्रेड है ही नहीं उसके ऊपर, सूप है ही नहीं, वो क्या, फिर वो कहेगा यार भाड़ में गया यूक्रेन। और ये धीरे धीरे बातें होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका में इतना आसान नहीं था इस बार जो पैसे दिए हैं यूएस ने, ये तो खैर 1 पॉइंट कितने मिलियन जो शेल्स दिए हैं वो सब अलग चीज है, दैट इज अ सेपरेट केस कि आपने इतना एमुनेशन दे दिया, आपने पकड़ में आए, तो मुफ्त का था, ईरान का आपने वहां पे डाइवर्ट कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे लड़ाई खिंच रही है, वैसे वैसे इनको बहुत भीषण प्रॉब्लम हो रही है।
अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि देखिए जेलेंस्की तो चोर है और यूक्रेन एक अंधा कुआं है। आपने $50 अरब डाले, वो 3 महीने के बाद बोलेगा जी खत्म हो गए और लाओ, जी खत्म हो गए और लाओ। लाएंगे कहां से? और बिकॉज मनी इज लिमिटेड ना, किसी भी अमेरिका के पास भी मनी अनलिमिटेड तो नहीं है। और एक पूरे देश को पालना, जिसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, आप पूरे देश को पाल रहे हैं ना, फिर आप कैसे पालेंगे? आपको लड़ाई लड़नी है, फाइटिंग अ वॉर, हाई, जिसको कहते हैं ना हाई इंटेंसिटी काइनेटिक वॉर, इट्स नॉट इजी। उसमें जान और माल के नुकसान के अलावा पैसा पानी की तरह बहता है, पानी की तरह अरबों डॉलर बह जाते हैं डेली, और पता नहीं लगता कि कहां पे क्या गया। इक्विपमेंट टूटता है, नया इक्विपमेंट आता है, रिपेयर होता है, वहां पे तेल डलना है, खाना लोगों को खाना है, एमुनेशन है, ये लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, एक पूरा इकोसिस्टम लड़ता है। सिर्फ फौजी नहीं लड़ता है, पूरा इकोसिस्टम लड़ता है। और रशिया से आप लड़ रहे हो, नाक से लकीरें खिंचवा दे रहे हैं अमेरिका के। और अब अमेरिका, और ये लोग भी ना बड़े दोगले टाइप के हैं वेस्ट वाले। आपको इतनी मोहब्बत है यूक्रेन से, अपने फौजी भेजो ना यार। फौजी नहीं भेज रहे अपने, एक फौजी नहीं भेजा इन्होंने। दे आर नॉट, कुछ स्पेशल फोर्सेस वाले भेजे उनको एडवाइस करने के लिए, गाइड करने के लिए। लेकिन नेटो को इतनी अगर नफरत है रशिया से, तो अपने फौजी भेजो वहां पे, वो लड़ रूसी के साथ। तेरी हिम्मत है तो लड़। वो काम नहीं कर रहा है। जेलेंस्की इनको बेवकूफ बना रहा है, पैसा चोरी करने के चक्कर में ये जेलेंस्की को बेवकूफ बना रहे हैं कि कल अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो ये रूस के सामने, जिसको कहते हैं ना कि किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खा लें कि भाई साहब हाँ ठीक है हमने सपोर्ट करा था पर ऐसा नहीं करा था, तुम्हें, हम तो नहीं लड़े ना तुम्हारे साथ, लड़ा तो ये जेलेंस्की, टांगो इसको, टांगो फांसी पर जेलेंस्की को टांगो, हमें कुछ मत कहना। क्योंकि रशिया से जीतना इतना आसान नहीं है। और रशिया के साथ इंडिया जो है, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल है, एक बहुत बड़ा पार। और चाइना उसके साथ है, जो कि वेस्ट के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। और आखिरी चीज राहुल, मेन थिंग ना, लोकल पॉपुलेशन ऑफ द वेस्ट इज नाउ गेटिंग डिसएंचेंटेड। अब वो कह रही है यार ये सब बकवास ना, अब हम सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये जो सवालों के जवाब आज मैंने दिए, ये सवाल आए कहां से? सोचिए, ये सवाल आपने भेजे थे। जी हाँ, आप लोगों ने सवाल पूछे और लिखे। कुछ सवाल हम डेली शोज में ले लेते हैं, और कुछ सवाल बढ़िया वाले जो हमें लगते हैं ना, वो हम दोस्तों निकाल के बिल्कुल अलग रखेंगे। और संडे को और अगले एपिसोड में आपका नाम भी बताएंगे कि साहब आपने ये सवाल पूछा था, फलाने ने सवाल ये पूछा था, और ये सवाल है इसका जवाब। तो हम उस तरीके से पूरी शो क्वेश्चन आंसर्स पे रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमसे और सवाल पूछिए, हम शो करेंगे और हम आपके सवालों का